अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज के लेक्चर में हम लेसन 43, 44 और 45 तीनों को डिस्कस कर लेंगे बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना है। तो टॉपिक 253 देखें, जिसमें बताया गया है कि इंग्लिश एज आ किलर लैंग्वेज, कि क्या इंग्लिश की इमर्जेंस जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस के किल करने की वजह बनी है या दूसरे लैंग्वेजेस के डिसअपेरेंस की वजह बनी है। ये उन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज लॉस होती है ना, तो वो अचानक से ही लॉस नहीं हो जाती है, किसी लैंग्वेज की डोमिनेंस की वजह से लॉस नहीं हो जाती, बल्कि ये एक तरह से एक लॉन्ग और एक स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें बताया गया कि लॉन्ग एंड हिस्टोरिक प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द इमरजेंस ऑफ ए ग्लोबल लैंग्वेज, इवन के वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस कब कम होती है, जब उसके यूज़र्स आहिस्ता आहिस्ता उस लैंग्वेजेस को छोड़कर जो है वो कोई इंपॉर्टेंट या कोई डोमिनेंट लैंग्वेज जो है उसको सीखने लग जाएं और अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको गिव अप कर दें, तब उस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो इसमें यहाँ यही बताया गया कि ऑफन कोज्ड बाय एन एथनिक ग्रुप कमिंग टू बी असिमिलेटेड विद इन अ मोर डोमिनेंट सोसाइटी। ठीक है। इसी तरह उन्होंने नीचे कुछ फैक्ट्स शेयर किए हैं अबाउट लैंग्वेजेस। द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड कितनी है? 7097। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, जो कि खतरे का शिकार हैं, वो कितनी है? 1/3। पूरी दुनिया का अगर 1/3 लगाया जाए तो उतनी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं। उसके अलावा डेथ रेट ऑफ लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेजेस पर मंथ, के पर मंथ जो है वो 2 लैंग्वेजेस की डेथ जो है वो हो रही है। ठीक है। यानी कि लोग उन लैंग्वेजेस को बिल्कुल ही यूज़ करना बंद कर देते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो कि अब्रॉड वगैरह सेट हो गए हैं, तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को तो भूल ही गए हैं। लाइक उन्होंने इंग्लिश ऐसी अडॉप्ट की है कि अब वो पंजाबी या उर्दू लैंग्वेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये सारी फैक्टर्स जो होते हैं लैंग्वेज की डेथ की वजह बनते हैं। ना सिर्फ एक ग्लोबल लैंग्वेज की वजह से लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज जो है वो अचानक से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि एक लंबा प्रोसेस होता है। काफ़ी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो यही बातें बताई गई हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्विज में आ सकता है कि कितनी लैंग्वेजेस जो हैं वो इन द वर्ल्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7097। ठीक है। उसके बाद अगेन बताया गया है कि इंग्लिश एज अ किलर लैंग्वेज, उसमें क्या बताया गया है कि कोरिलेशन बिटवीन कैपेसिटी एंड सर्वाइवल ऑफ ए लैंग्वेज, यानी कि अब यहाँ पर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि लिंग्विस्टिक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के जो चीज़ वहाँ फिट हो, लिंग्विस्टिक सर्वाइवल हो उसका। उसके बाद बताया गया है कि एस आ सेल्फ सर्विंग बिलीफ, यानी कि लैंग्वेज हैव एक्सप्रेसिव कैपेसिटी। ठीक है। और भी बहुत सारे उसके फीचर्स हों। उसके अलावा क्या किया था उन्होंने कि डिस्करेजिंग की थी बायलिंगुअलिज्म को, कि यूरोपियन जो थे उन्होंने कंसीडर किया था कि बायलिंगुअलिज्म जो है वो बर्डनसम है। लाइक अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको मोनोलिंगुअल पर्सन बनना होगा। ठीक है। उसके अलावा मेन पॉइंट्स और भी बताया गया। मैंने आप लोगों को काफ़ी लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई हुई हैं। अगर आप लोग वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर लगाएं तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिंक्ड विद लॉस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी, हर चीज़ में जो है वो आप लोग फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज में ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें या एडवांटेजेस जो हैं वो आप लोगों के लिए ना काफ़ी होंगे। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इंग्लिश बाय फॉर्मल कॉलोनीज, लोकल लैंग्वेज इज लाइकली टू कोज डिसयूनाइटी। अब उनका एक बिलीफ था कि जो लोकल लैंग्वेजेस है ना वो डिसयूनाइटी की वजह बनता है, जबकि इंग्लिश पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ती है। ठीक है। अगेन हम नेक्स्ट टू 55 टॉपिक अपना पढ़ लेते हैं। क्रिएशन ऑफ ए मोनोलिंगुअल एलीट, क्रिएशन ऑफ अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब यहाँ पर बताया गया है कि कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश एडवांटेजिंग इट्स यूज़र्स, यानी कि इंग्लिश के जो यूज़र्स हैं, जो मोनोलिंगुअल यूज़र्स हैं इंग्लिश के, उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश जो है वो एक तरह से एडवांटेज लैंग्वेज है, उनकी पोजीशन के लिए भी और हर तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए भी जो है वो एडवांटेज पर हैं, जबकि बाकी नॉन नेटिव स्पीकर्स देखा जाए तो वो एक तरह से पुअर स्टेज पर हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ क्रिएशन ऑफ एलीट, आप लोगों को पता है कि एलीट क्लास जो होती है वो इजीली रसाई हासिल कर लेती है लैंग्वेज तक। उसके अलावा क्या होता है कि लैंग्वेज जो होती है, जो लोग सीख लेते हैं लैंग्वेज को, इस तरह से वो दूसरे लोगों पर जिनको लैंग्वेज नहीं आती उन पर अपनी एक तरह से डोमिनेंस शो करवा रहे होते हैं, वो एक तरह से एलीट क्लास में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिंग्विस्टिक पावर की बात की गई है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विल दोज हु स्पीक अ ग्लोबल लैंग्वेज एज अ मदर टंग ऑटोमेटिकली बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर कंपेयर्ड विद दोज हु हैव टू लर्न इट एज एन ऑफिशियल और फॉरेन लैंग्वेज। तो इसका आंसर है येस। जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, ऑब्वियस सी बात है वो पावर में है, वो पोजीशन में है, जबकि नॉन नेटिव या ऑफिशियल और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर यूजर्स जो हैं इंग्लिश के, जो लैंग्वेज को फॉरेन या ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, वो एडवांटेज पे नहीं है। उनमें हमारे पास पाकिस्तान कंट्री आ जाएगी, इंडिया कंट्री आ जाएगी, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर लर्निंग में बताया गया है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख भी रहे हैं तो आप लोग तब भी उसमें जाकर प्रोफिशिएंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लैंग्वेज सीखते हुए काफ़ी सारे मसले मसाइल पेश आते हैं। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड रिसोर्सेज की कमी होती है, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, आप लोग फाइनेंशियली फ़िट नहीं होते उन चीज़ों में, उन सिचुएशंस में, तो ये सारे मसले आ जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस अचीव्ड बाय ओनली ए मिनॉरिटी ऑफ नॉन नेटिव लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। यानी कि कम ही लोग जो हैं वो इस कॉम्पिटेंस तक, इस नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर टॉपिक 257 में लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेसेंसी के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर एक तरह से एक क्वेश्चन है कि क्या जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, वो बाकी लैंग्वेजेस जो है वो उनको सीखने के लिए कोई इंटरेस्ट शो करवाते हैं? का आंसर क्या है कि वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि जब वो किसी पाकिस्तानी या किसी इंडियन स्पीकर से मिलते हैं जो कि अनदर लैंग्वेज से हो, आप लोग कह सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि शायद ये वो लोग हैं जिन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, जबकि हम ठीक हैं, हमारी लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज है और बिल्कुल ठीक लैंग्वेज है, हम ज़्यादा माहिर हैं और इन्हें भी चाहिए कि ये इंग्लिश सीखें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो सेटिस्फाई होते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ, तो लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्विज में भी आ सकता है कि 90% ऑफ बिजनेस इन बेल्जियम, द नेदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड ग्रीस हैड एन एग्जीक्यूटिव एबल टू नेगोशिएट इन एन अदर लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद नीचे है कि ओनली 38% ऑफ ब्रिटिश कंपनीज हैड समवन हु कुड नेगोशिएट इन मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसमें यही बताया गया लैंग्वेज के बारे में कि अगर आप लोग जो है वो माहिर हो जाए इंग्लिश में तो आप लोगों के लिए एक तरह से मौका भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप लोग माहिर ना हो तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप लूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरे लेसन में सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लेसन 44 डिस्कस करते हैं, फ्यूचर ऑफ वर्ड इंग्लिशेस। टॉपिक 259 देखें, लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक शिफ्ट की बात की गई है। क्या हायर नंबर ऑफ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स दैन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, यानी कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की जो कि टर्न कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने मुल्क को छोड़कर किसी अनदर कंट्री, आप कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, इमिग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, हिजरत कर जाते हैं वहाँ। तो वहाँ जब वो सेटल हो जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज को छोड़ ही देते हैं बिल्कुल और वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से नॉन नेटिव स्पीकर्स जो इंग्लिश के, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ उन्होंने बताया कि सेंटर लाइकली टू शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हायर नंबर ऑफ स्पीकर्स, यानी कि जो सेंट्रलिटी है ना इंग्लिश लैंग्वेज की, विल बी क्लेम्ड बाय नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल ओनरशिप ऑफ इंग्लिश की बात की है कि आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल रिफ्यूजर टू डेफर टू ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश नॉर्म। आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल जो है वो डू नॉट डेफर टू ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश नॉर्म्स, ठीक है, उनको जो है वो डेफर नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि क्लेम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ऊपर वाला पॉइंट जो है वो मैंने मिस कर दिया है, उसको भी देखें कि क्लेम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज राइट्स बाय द आउटर सर्कल कंट्रीज। जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, देन वो क्लेम करने लग जाते हैं कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। किस चीज़ के राइट्स? कि हम भी जो है वो कुछ चेंजिंग्स कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि हमें भी जो है वो लैंग्वेज में कुछ इनोवेशंस करने का मौका मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो लैंग्वेज सीख जाते हैं देन वो नॉन नेटिव स्पीकर्स ही हों, जब वो प्रोफिशिएंट हो जाते हैं लैंग्वेज में देन वो भी अपने राइट्स मांगने की कोशिश करते हैं। एंड देन उसके बाद क्या बताया गया है, पैराडाइम शिफ्ट की बात की गई है कि डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उसमें आ जाता है अडॉप्शन और कन्फॉर्मिटी, ठीक है, यानी कि दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, यानी कि वो कोई चेंज नहीं अंडरगो कर सकते। स्प्रेड में क्या होता है, अडेप्टेशन एंड नॉन कॉन्फर्मिटी, ठीक है, यानी कि इट्स चेंजेस इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि ये चेंज भी होती है, ट्रांसमिशन नहीं होता इसमें लेकिन ये चेंज होती है, ठीक है। और 260 है यहाँ पर टॉपिक, जिसमें बताया गया है कि लॉस ऑफ पावर बाय इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंग्लिश विल लूज़ इट्स रोल एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। किस तरह?
abandoning of English by non-native English speakers, difficulties inherent to English language, emergence of some other languages as the world language. ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि पूरी दुनिया में अब इमर्ज हो रही हैं। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं, ग्रामर में डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि इंग्लिश जो है वो अपना एक तरह से स्टेटस जो है उसको लॉस कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ की बात की गई है, जिसमें हमारे पास ऑर्थोग्राफिक, फोनोलॉजी और ग्रामेटिकल आ जाता है। अगर ऑर्थोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया है डिफरेंट वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग द सीक्वेंस ए, जैसे कि बेड, हेड, बियर। तो इसमें क्या होता है कि एक वे से नहीं चलते, डिफरेंट वेज जो हैं वो अडोप्ट किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि साइलेंट लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड, जैसे कि साइकोलॉजी, नमूनिया, नाइफ, नाउ। तो इसमें के क्यों डाला है जबकि उसको आप लोगों ने साइलेंट ही करना था, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, आप लोग इन्हें खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पीछे से भी कुछ फीचर्स पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ये अपने वर्ड्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह बताया गया साइलेंट लेटर एट द एंड ऑफ द वर्ड, जैसे कि थम, लिम, क्लेम। तो यहाँ बी लास्ट पर लगाया लेकिन वहाँ उसको साइलेंट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह साइलेंट मेडियल लेटर्स यानी कि मिडल के जो लेटर्स हैं, मसल, फासन। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन में जो है वो बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वोवल्स, फोनेम्स जो कि 20। तो यहाँ उसका भी बताया गया है कि प्रोनाउंस जो हैं टू, ऑफ, फ्रॉम, हर, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि स्टूडेंट्स इजीली समझ नहीं पाते। ग्रामर के बारे में बताया गया कि वर्ब्स, फॉर्म एंड फंक्शन। तो आप लोग एक एक दो दो पॉइंट लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ईजीली फॉर्म में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 261 आ जाएगा, जिसमें लिंग्विस्टिक शिफ्ट के बारे में बताया गया है। स्पेनिश लैंग्वेज की बात की गई है कि वो एक तरह से एक इमर्जिंग ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स देखा जाए स्पेनिश के, तो ये इंपॉर्टेंट क्विज है। 470 से 500 मिलियन। ये आप लोग पहले मे बी 501 और 502 बुक में पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को पता होगा, वहाँ भी ये रिपीट हुआ था लेकिन यहाँ अगेन रिपीट किया गया है, ठीक है। ये बाकी फैक्टर्स आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इंक्रीज इन डिमांड इन यूरोप विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है। ये स्पेनिश की बात की जा रही है कि स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज बिकम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे कि मैक्सिको, क्यूबा। तो ये सारी कंट्रीज़ की बात की गई है। उसके अलावा 41 मिलियन नेटिव एंड 11 मिलियन सेकेंड लैंग्वेज यूज़र्स हैं स्पेनिश लैंग्वेज। इसी तरह अगेन बताया गया है, वही बात की गई है कि कितने इसके जो है वो नेटिव स्पीकर्स हैं और कितने इसके सेकेंड लैंग्वेज यूज़र्स हैं। चाइनीज़ भी उन्होंने बताया कि एक तरह से एक इमर्जिंग ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। क्या होता है कि चाइनीज़ जो है उसमें क्या होता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। तो ये आप लोग भी पता है आप लोगों को कि चाइनीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा हर चीज़ में जो है वो अब आगे जा रहा है। अमेरिका जा रहा है तो चाइना भी जा रहा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी हाई जो है वो अपना स्टेटस बना रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अपर क्लास ब्रिटिश पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन देयर चिल्ड्रंस चाइनीज़ लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है। तो वही बात आ गई है कि चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ भी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं। द फर्स्ट बाइलिंगुअल इंग्लिश चाइनीज़ प्राइमरी स्कूल इन यूरोप वाज ओपन इन द यूके इन 2070। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स थी, कुछ इशूज़ जो हैं वो ऊपर हाईलाइट किए गए हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाकी ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछले लेसन थ्योरी वाले लेसन्स थे, थ्योरी बेस्ड लेसन्स थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे। तो इसमें आप लोग क्विज़ के हिसाब से इनको प्रिपेयर करें क्योंकि क्विज़ काफ़ी आ जाते हैं इन लेक्चर्स में से, ठीक है। उसके बाद लेसन 45 देख लेते हैं अपना। अच्छा जी, इस पूरे लेसन में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कॉर्पस का क्वेश्चन है। बहुत दफ़ा कॉर्पस का क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है इस पूरे लेसन में। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि बॉडी ऑफ रिटन और स्पोकन मटेरियल यूजुअली स्टोर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये लार्ज बैंक ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी ऑफ रिटन और स्पोकन मटेरियल जो होता है स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में। तो यहाँ बताया गया कि वो कौन सा मटेरियल हो सकता है, एक तरह से अ कलेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डाटा, ठीक है, इधर कंपाइल्ड एज रिटन टेक्स्ट और एज अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिकॉर्डेड स्पीच, ठीक है। तो एज इट इज़ ये 2 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इन्हें आप लोगों ने इसी तरह याद करना है। इसी तरह अगेन उन्होंने बताया है कि कॉर्पस एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करता है लेक्सिकल इन्फॉर्मेशन, मॉर्फोसिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन और प्रैग्मेटिक इन्फॉर्मेशन। लेक्सिकल इन्फॉर्मेशन का आपको पता है वर्ड्स की, वोकैबुलरी की इन्फॉर्मेशन। मॉर्फोसिंटैक्टिक में मॉर्फोलॉजी और सेंटेक्स आ जाएगा, यानी कि मॉर्फोलॉजी जो कि वर्ड की स्टडी होती है और सेंटेक्स किसकी स्टडी होती है, सेंटेंस की स्टडी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिमेंटिक का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। और उसके बाद प्रैग्मेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, मीनिंग एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का आगे जो फर्दर यूज़ होता है वो प्रैग्मेटिक में आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद कॉलिन्स की बात की गई है, स्टडी ऑफ मोडाल्स। तो मोडल वर्ड आप लोगों को पता है वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। मोडाल वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, मस्ट, शुड, ऑट, नीड, हैव, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि कॉलन स्टडी यूजेज अ सबसेट ऑफ मोडाल्स टू स्टडी देयर बिहेवियर इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, तो इन सब में जो है वो इसका बिहेवियर जो है वो स्टडी किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि मोडाल ऑफ ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी वर्ड सिलेक्टेड। तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, मस्ट है, शुड है, आउट है, नीड एंड हैव, गो टू। ठीक है, उसके अलावा डेटाबेस कंप्राइज करता है 250,000 वर्ड्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्विज है, आ सकता है आप लोगों को, आप लोगों ने इसे भी याद करना है। ठीक है, बाकी इन पॉइंट्स को आप लोग छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो अगर आप लोग इन्हें निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। कॉलिन स्टडी ऑफ मॉडल्स देखें, द स्टडी ऑफ मॉडल्स इन अमेरिकन इंग्लिश बाय हरमेरन एंड ब्रिटिश इंग्लिश बाय कॉट्स। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन या क्विज में आ सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ बताया गया है कि द स्टडी मेड द फॉलोइंग फाइंडिंग्स। तो इसमें क्या है, हैव टू एंड द वेरिएंट हैव गोट टू आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम। ठीक है, यानी कि इस वाले पूरे लेक्चर में जो आगे हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं ना इसका, उसमें हमने असल में ग्रामर की बातें करनी है कि ग्रामर में कौन से वर्ड्स हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में अडॉप्ट किए गए हैं, जबकि इंडियन इंग्लिश में या पाकिस्तानी इंग्लिश में वो अडॉप्ट नहीं किए गए। वो कुछ फीचर्स और कुछ डिस्टिंक्शंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ शुड इन पार्लियामेंट्री स्पीच इज़ क्वाइट हाई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आउट एंड नीड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। ये भी आप लोगों को क्विज में आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ वराइटीज़ किया गया है, हायर फिगर्स फॉर, मस्ट, शुड एंड आउट इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, जबकि नो अकरेंस ऑफ नीड, हैव टू एंड हैव गो टू इन द अमेरिकन कॉर्पस। ठीक है, तो ये कॉर्पुला या कॉर्पस आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ अगेन बताया गया कि ऑल द वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन, यानी कि जितनी भी वैरायटीज़ है ना इंग्लिश की, आप कह सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश हो गई, अफ्रीकन इंग्लिश हो गई, अमेरिकन इंग्लिश हो गई, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश होगी, हर एक में बहुत सारी वेरिएशंस। ईआरटी प्रोफेशनल्स जो हैं, प्रोफेशंस, डिफ़िकल्टी व्हेन कंसीडरिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, मॉडल्स। तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी वेरिएशंस के साथ डिफ़िकल्टीज़ तो होती ही हैं। उसके अलावा टॉपिक 267 डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की गई है। ठीक है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि जब वर्ब जो होता है वो एग्री होता है नाउन से, तो उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी एग्रीमेंट में क्या बताया गया कि व्हेन ए वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट नाउन। ठीक है, अब वो नाउन नियरेस्ट होना चाहिए। अगर कोई दूर का नाउन है तो हमने उसको लेट नहीं करना, नियरेस्ट नाउन को लेट करना है, रेदर देन विद द सेंटेंस मोर डिस्टेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर द प्रैक्टिस ऑफ रिलाइंग ऑन द नाउन दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। तो ये वही वाली बात की गई है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे एग्जाम्पल देखें। अ मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स, अ मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स सपोर्ट द अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अ मेजोरिटी जो है वो भी एक तरह से एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन साथ ही ऑफ द वोटर्स शो करवाया गया जो कि उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो सपोर्ट द अमेंडमेंट्स, तो सपोर्ट जो है वो हमारे पास एक वर्ब है। इसी तरह नीचे वाले एग्जाम्पल देखें, अ फ्लोक ऑफ गोट्स। तो फ्लोक जो है वो पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कि एक तरह से एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ गोट्स, तो गोट्स जो है वो प्लूरल में आ जाता है, जिसके साथ हमारे पास वर्ब लगेगा वो एक तरह से प्लूरल वर्ब लगेगा जो कि वर सीन ग्रेजिंग इन द प्लेन्स। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा हो ही गया होगा। वैसे भी आप लोगों ने इंग्लिश के फीचर्स तो पढ़े ही होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। कंपाउंडिंग ऑफ नाउन देखें, हैदर एंड ताहा आर कमिंग टू द पार्टी टू नाइट। तो यहाँ पर हैदर एंड ताहा, तो एंड जो है वो एक कंजक्शन है। ठीक है, जो कि इसकी कंपाउंडिंग कर रहा है दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो ये इसकी कंपाउंडिंग ऑफ नाउन की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इन्हें हाईलाइट भी नहीं किया। उसके अलावा यहाँ बताया गया चेंज इन ग्रामर। तो ये अगेन वही वाला जो है वो 267 वाला टॉपिक ही यहाँ पर भी लिख दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको भी ऊपर कर रही हूँ। यहाँ पर टॉपिक 269 है जिसमें हमने जो है वो वेरिएशन स्टडी पढ़नी है अनटिल वर्ड की। किसमें, सिंगापोरियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इनमें देखने हैं वो फैक्टर्स, वो फीचर्स देखने हैं कि अनटिल को ये किस किस तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ बताया गया है, ब्रिटिश इंग्लिश की बात की गई है कि अनटिल इन इंग्लिश ग्रामर हैज़ टू फंक्शंस, अ कंजक्शन एंड अ प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि अनटिल का एज अ कंजंक्शन देखा जाए तो उसके 2 मीनिंग्स हैं। अगर पहला देखा जाए तो अ पॉइंट इन टाइम, यानी कि वी विल गार्ड द बिल्डिंग अनटिल द स्टैचू इज सेफली शिप्ड बैक। तो एक तरह से एक टाइम भी शो करवाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगेन बताया गया है कि अनटिल आल्सो फंक्शन एज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन के तौर पर क्या है कि वी विल स्टे इन न्यूयॉर्क अनटिल नेक्स्ट वीक। तो एक तरह से यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, अगर सिंगापुर इंग्लिश की बात की जाए
तो उसमें उन्होंने बताया कि द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब डज नॉट एंड एट द पॉइंट वेयर द एक्शन इन द अंटिल फ्रेज अकर्स। सिंगापुर इंग्लिश की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब डज नॉट एंड। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि एक तरह से जो मेन वर्ब का एक्शन होता है ना वो साथ ही एंड हो जाता है, ठीक है। वी विल स्टे इन न्यूयॉर्क अंटिल नेक्स्ट वीक। तो क्या होता है कि उसका जो हमारे पास एग्जाम्पल में बताया गया कि वो उसका वर्ब जो होता है वो एंड हो जाता है, जबकि सिंगापुरियन इंग्लिश में क्या होता है कि द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब डज नॉट एंड एट द पॉइंट वेयर द एक्शन इन द अंटिल फ्रेज अकर्स, ठीक है, जहाँ पर वो अक्कर हुआ होता है। तो एग्जाम्पल में इसमें क्या बताया गया कि आई वेटेड अंटिल आई वॉज एंग्री, ठीक है। तो यह आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लकीली माई टर्न केम 10 मिनट्स लेटर, इसके भी एक एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा सिमेंटिक एक्सटेंशन बताई गई हैं सिंगापुर इंग्लिश में। अच्छा जी, यहाँ जो पॉइंट्स हैं आप लोग इन्हें छोड़ भी सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक 270 देखें कि इसमें बताया गया है देयर इज़ सब्सटेंशियल रिसर्च ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़। इसमें हमारे पास इंडियन इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश और मलेशियन इंग्लिश की बात की गई है। अब यहाँ पर बताया गया द यूज़ ऑफ प्रोग्रेसिव विद कंप्लीटेड एक्शन। तो यहाँ पर BSE ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात की गई है, जिसमें द यूज़ ऑफ प्रोग्रेसिव विद कंप्लीटेड एक्शन जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है, आई डू इट ऑफन। जबकि यही सेंटेंस इंडियन इंग्लिश में क्या यूज़ किया जाता है, आई एम डूइंग इट ऑफन। एंड देन अगेन एग्जाम्पल एक दी गई है, आप लोग इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स की बात की गई है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो होती हैं वो बताई जाती है, जबकि इसमें कोई फ़िज़िकल एक्शन नहीं होता, ठीक है। स्टेटिव वर्ब में कोई फ़िज़िकल एक्शन नहीं होता, जबकि इसमें कोई फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये नीचे एग्जाम्पल है सी, हेयर, थिंक, फील, बिलीव वाली, तो ये सारी स्टेटिव वर्ब्स में होती है, ठीक है। जबकि जिसमें कोई एक्शन किया जाए वो हमारे पास नॉन स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया वर्ब रिलेटेड टू एक्शन सच एज रन, ईट, वॉक आर नॉन स्टेटिव, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगेन जो है वो यूज़ ऑफ द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट विद, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स शो करवाई गई हैं स्टेटिव वर्ब्स की, इसे एक दफ़ा आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ये हमारी सीरीज़ का लास्ट लेक्चर। बाकी एट द एंड आपको यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी समझ आई है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक अच्छा सफ़र था आप लोगों के साथ। बाकी इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई विल कवर सो मैनी बुक्स, तो मे बी आप लोगों के किसी न किसी सेमेस्टर में जो है वो आप लोगों के साथ वो लिंक करती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।